हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट देख चुके थे, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर और नंबर के बारे में देखे थे। आज हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम से थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ मेन पॉइंट। हालांकि आपको पता है ये सब, फिर भी आज रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। तो पहले देखते हैं, ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज है, उसको देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होता है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है, प्राकृत संख्या होता है, सम विषम अभाज्य भाज्य, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम की ओर। पहले ये सब थोड़ा बेसिक नॉलेज है, उसको देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इधर पहला हम लोग देखे हैं कि धन पूर्णांक या धन पूर्णांक का ही दूसरा नाम प्राकृत संख्या है, जिसको कि इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक धन पूर्णांक को ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और या पॉजिटिव इंटीजर आखिर होता क्या है? तो गिनती की सभी वो संख्याएं, गिनती की सभी वो संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। मतलब पॉजिटिव इंटीजर से तरह नाम से ही स्पष्ट है कि एक से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती हो, उसको क्या कहेंगे हम? धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या बोले हैं? एक से स्टार्ट करके गिनती की सारी वो संख्या जो अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। मतलब एक से स्टार्ट करके मतलब हम लोग क्या देखें, एक से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाती हो, उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्या। जैसे कि हम लोग ग्राफ में देखते हैं, हालांकि हम लोग 10th में पढ़े थे, इससे करके ग्राफ जो जाता था, इधर माइनस इन्फिनिटी होता था और इधर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बीच में क्या होता था? जीरो। इधर -1 -2 -3 डॉट 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 जो होता है माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ जीरो, और यहाँ 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाता था। तो हम प्राकृत संख्या को देखते हैं। प्राकृत संख्या क्या बोला है? एक से शुरू हो करके इन्फिनिटी तक जाती हो। तो हम लोग यहाँ से ना देख करके सिर्फ देखते हैं, एक से शुरू होकर के जो इन्फिनिटी तक जाती हो, उसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब इसका ग्राफ हम लोग देखें तो ऐसे करके जाएगा। मतलब 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। अब सेकेंड होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब इसका नाम से ही स्पष्ट है, होल नंबर। मतलब होल नंबर मतलब क्या? एक यहाँ प्राकृत संख्या जीरो के प्राकृत संख्या में एक जीरो को ऐड कर लेने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या बोला? जीरो को, प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड करने से क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब क्या बोला? ये सब तो क्या है? प्राकृत संख्या है। सिर्फ एगो कितने क्या ऐड हो गया? जीरो। मतलब जीरो ऐड होने से और गिनती की सभी संख्या और जीरो को लेकर के क्या बन गया? होल नंबर। मतलब हम लोग ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ से 0, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक की सभी संख्या को क्या कहेंगे हम? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? मतलब इंटीजर नंबर क्या होता है? तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को सभी को लेकर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? होल
पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। मतलब एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के -4, -3, -2, -1, फिर वहाँ हो जाएगा 0। 0 भी इसमें शामिल है। मतलब पॉजिटिव प्राकृत संख्या और निगेटिव प्राकृत संख्या, मतलब 0 भी शामिल है। यानी पॉजिटिव पूर्ण संख्या और निगेटिव पूर्ण संख्या सभी का एक समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। मतलब 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक संख्या। जैसे कि हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं, -∞ यहाँ देख देते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा ही बढ़ते तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक की सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने ऊपर लेते हैं, एक फैमिली के रूप में लेकर चलिए, तो हम हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरे एक वाइफ है और उनके एक बेटा एक बेटी है। तो हम लोग क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर हम अपने दादा दादी को ऐड कर दिए तो पूर्णांक संख्या बन गया। क्यों, दादा दादी को हम इसलिए लिए क्योंकि निगेटिव है, वो दादा दादी भी कुछ कुछ घसकने वाले हैं, इसलिए हम लोग ले लिए दादा दादी को, ताकि वो निगेटिव के रूप में। मतलब टोटल नंबर को क्या, इस टोटल फैमिली को क्या करने, पूर्णांक संख्या। अगर दादा दादी को नहीं ऐड कर दें तब पूर्ण संख्या। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक से और स्वयं से कटने के अलावा और किसी और नंबर से कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो हम लोग एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 1, 4, 6, 8, 9 भी होगा, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ऊपर से 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य होगा। ... बहुत सारा होगा, ETC लिख देते हैं। मतलब भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल में हम देख लिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके बहुत सारी है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य सिंपल सी बात है, जो भाज्य संख्या नहीं है उसको हम अभाज्य संख्या बोल देंगे। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। मतलब क्या बोले, सिर्फ 1 से और स्वयं से, मतलब खुद से कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 ... बहुत सारा है। मतलब एग्जाम्पल में हम देखें 2, 3, 5, 7 ... ETC मतलब अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और मात्र एक सम अभाज्य संख्या 2 है। मात्र एक सम अभाज्य संख्या 2 है, सिर्फ 2 है सम अभाज्य संख्या। देखिए, सम भी है, अभाज्य संख्या भी है। अब सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वैसा नंबर का समूह जिसका HCF मात्र 1 हो, सिर्फ 1। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, ये दोनों को समूह ले लेते हैं, तो इसका HCF देखिए क्या है, 2 और 3, 2 और 3 का HCF 1। फिर 3, 4, इसका भी HCF क्या होगा, 1। फिर 5, 7, इसका भी HCF क्या होगा, 1। यही सब हो जाता है को प्राइम नंबर। तो आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं हम लोग फिर थोड़ा सा आगे और इस सब का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। परिमेय संख्या आखिर क्या होता है। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। क्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का ही इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए एग्जाम्पल में देखते हैं तो क्या 2, 3,
5, 7/8, 9/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब चलते हैं, ये सब परिमेय संख्या। और अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर का सिंपल डेफिनेशन हो जो p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हो जाता है पाई 3.2317 √2 √5 ... इस सबको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या क्या है? पाई, जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √2 √5 एक सब अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को संयुक्त कर देते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको रियल नंबर। रियल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को संयुक्त रूप में जब संयुक्त हो जाता है तब उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। अगर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो इसमें पाई भी होगा, √3 भी होगा, √2 भी होगा, और 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 9/7 भी होगा, 7/8 भी होगा। मतलब ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में पाई भी हो गया, √3 √2 सब जितना, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। अब देखते हैं वास्तविक संख्या हो गया तो काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, इससे सीधे साबित होता है कि हम लोग सिर्फ इमेज कर सकते हैं। इमेज कर सकते हैं मतलब जैसे मान लीजिए -9 है, -16 है, ये सब क्या है? ये सब अवास्तविक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या। -9 -16 ... ऐसे भी बहुत सारी संख्या है जो कि हम सिर्फ इमेज कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 का हम लोग रूट निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का हम आखिर क्या करेंगे? ये तो सिर्फ हम इमेज कर सकते हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी नाम दिया गया। मतलब वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या उसको छोड़ के बाकी सब काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की ओर। चलते हैं हम लोग थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो देखते हैं दो जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और मात्र 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। मात्र 2 ही ऐसा संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है। और देखते हैं मतलब 2 मात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। मतलब 2 मात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और देखते हैं 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। हालांकि हम लोग सिर्फ बोलते हुए चलते हैं, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। और देखते हैं हम लोग जब भी एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय संख्या को
गुना करेंगे या जोड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? सिर्फ अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। हम योग करें या गुणनफल करें, दोनों में रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और देखते हैं हम लोग, जैसे हम दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो दो क्रमागत मतलब लगातार दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर निकालेंगे तो उस दोनों संख्या के योग के बराबर होगा। मतलब दो संख्याओं के लगातार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे हम लोग चलिए देख लेते हैं, हम क्या बोले? दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? दोनों के सम के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। लगातार बोले 5 और 4 लगातार है, तो क्या देखते हैं? इधर देखिए 25 माइनस क्या हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसका घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 9। अब हम क्या बोले कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। देखिए तो 5 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 9। दोनों सेम आ गया ना। हम लोग क्या कहें? दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उस दोनों संख्या के योग के बराबर होगा। यहां तक समझ गए? हम लोग और क्या देखेंगे? दो वर्ग संख्या का गुणनफल हमेशा वर्ग संख्या ही होगा। हम क्या बोले? फिर से सुनिए, हमेशा दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल हमेशा वर्ग संख्या होगा। चलिए एग्जांपल में हम लोग लेके देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 2 का स्क्वायर हम लोग लेते हैं 4 गुना, हम क्या बोले? दो संख्याओं के वर्गों का गुणनफल हमेशा वर्ग संख्या मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। मिल गया। अब हम लोग देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, फिर देखते हैं 2 का स्क्वायर ले लेते हैं मतलब 4, 25 चौका 100 मतलब 10 का स्क्वायर है। ये हम लोग कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्याओं के वर्गों का गुणनफल हमेशा एक वर्ग संख्या ही मिलेगी। और हम लोग देखते हैं पूरी होल नंबर में मात्र 1 2 3 ही ऐसी संख्या है जिसका योग और गुणनफल हमेशा सेम होगा। क्या बोले हैं? पूरे होल नंबर में 1 2 3 ऐसी संख्या है जिसका सम या गुणनफल दोनों सेम होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। 1 + 2 + 3 बराबर हम लोग क्या बोले? 1 × 2 × 3, 3 और 2 5 1 6 बराबर 6। यानी कि होल नंबर में मतलब जितना भी नंबर हो उसमें सिर्फ 1 2 3 ही ऐसी संख्या है जिसका जोड़ और गुणनफल दोनों बराबर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला की ओर चलते हैं। थोड़ा बेसिक फॉर्मूला है। और हाँ, एक बात तो हम भुला ही गए। देखिए अभाज्य संख्या में हम लोग चले थे, सीधा क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है या रूट संख्या है। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। सीधा क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है? 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9। फिर 1 से 25 तक में 9, 25 से 50 में कितने अभाज्य संख्या होगी? 6। क्या बोले हम? ध्यान से सुनिए, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितना? 9। 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना? 6। और 50 से
100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है 10। मतलब टोटल कितना हो गया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी 9 6 15 10 25। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहता है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 25 तक में हमारा कितना हो गया 9, 25 से 50 तक में कितना हो गया 6, मतलब 50 से 100 तक में कितना हो गया 10। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 से n तक की संख्या का योग। 1 से n तक की संख्याओं का योग कितना होता है, हालांकि आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब हम लोग दूसरा देखते हैं 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसका क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा देखते हैं। 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। अब तीसरा देखते हैं 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। क्या बोले 1 से n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या होगा होल स्क्वायर। मतलब 1 से n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का योग। अगला फॉर्मूला क्या है 1 से n तक की सभी सम संख्या का योग। सम संख्या का योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं अगला 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n स्क्वायर। हालांकि ये सब आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर ली। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। 1 से n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, पहले वर्ग था जो कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 हुआ। अब घन आ गया, घनों का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 होल टू द पावर स्क्वायर, मतलब टोटल का स्क्वायर। अब तीसरा क्या था हम लोग का 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1। और 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर, थोड़ा देखते हैं।
आपको ये पता है एक एक जो होती है ना, वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। आखिर ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो आखिर क्या है भाई? आखिर क्या है? ये तो सवाल उठता होगा। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो आखिर एक है क्या? तो एक देखिए, एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। मतलब गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक मतलब इसको, एक को हम लोग कोई भी नंबर में गुना कर देने से उसका चेंज नहीं होता है, वो नंबर चेंज नहीं होता, जस का त्योस रहता है। मतलब एक को हम किसी भी संख्या, जैसे 5 गुना 1 बराबर क्या होता है? 5। मतलब 6 गुना 1 बराबर 6। मतलब एक को हम किसी संख्या में गुना करते हैं तो वो सिर्फ, मतलब वो चेंज नहीं करता है, इसीलिए हम एक को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और एक तो हो गया हमारा गुणात्मक तत्समक। जीरो क्या है? एक सवाल और आया, जीरो आखिर क्या है? जीरो 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 हमारा योगात्मक तत्समक है। जीरो हमारा क्या है? योगात्मक योगात्मक तत्समक है। हम लोग, हमारा क्या है? जीरो योगात्मक तत्समक है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ देने से वो संख्या चेंज नहीं ना होता है, इसीलिए हम लोग जीरो को योगात्मक तत्समक कहते हैं और एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारा एक 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 का अगर स्क्वायर रहता है तो हम इसको कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे, ये तो सवाल होता है। तो बस इसको कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। ये कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4। मतलब 1 2 3 4 जितना है इसमें कितना है? 4। तो हम लोग 4 तक लिख दिए। उसके बाद 4 तक लिखे, उसके बाद घटते क्रम में लिख देंगे। बस इसका गुणज इसका स्क्वायर इतना ही होगा, हुआ ना? आप बहुत इजी ट्रिक है। अब देखते हैं हम 2 2 2 2 2 इसका स्क्वायर भाई कितना होगा? ये तो एक था तो हम लोग इतना कर लिए। अब इसी में देखते हैं 1 1 1 1 1 5 गो स्क्वायर, 5 गो एक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो बस हम लोग क्या है, सिर्फ कितना है वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5। 5 तक लिख लिए। उसके बाद फिर घटते क्रम में, मतलब 4 3 2 1। आप विश्वास नहीं है तो इसको गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। कितना आया? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मतलब जितना संख्या अंदर में होगा उतना तक लिखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है? अब भाई एक था तो हम इतना लिख दिए, लेकिन अब 2 है। दो कितना बार है? 5 बार। अब हम इसको कैसे करेंगे? एक था तो हम सिंपल से कर दिए। तो बस कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। दो से हमको मतलब मत रखिए, दो क्या है नहीं है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5। पांचों संख्या सेम टू सेम उसी तरह 1 2 3 4 5। 5 को है 5। फिर घटते क्रम में यहां तक लिखे, फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। अब बोलिएगा भाई एक था फिर भी उतना हुआ, 2 है फिर भी उतना हुआ। नहीं, इसमें और है कुछ। 2 है तो हम तो ये एक के लिए लिख लिए, लेकिन 2 का स्क्वायर से यहां हम लोग गुना कर देंगे। मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 1 2 बाकी 1 4 चौका 16 1 17 1 7 बकिया 1 5 चौका 20 20 1 21 के 1 बाकी 2 4 चौका 16 1 7 4 चौका 16 और 2 18 का 8 बाकी 1 4 तिया 12 1 13 1 3 बाकी 1 4 दूना 8 1 9 4। इतना आएगा। अब हम लोग के 2 के जगह पे 3 रहता तो हम लोग सिंपल सेम टू सेम ऐसा ही करते। अगर 3 रहता 3 का इतना का स्क्वायर निकालना रहता तो हम लोग क्या करते? 1 2 3 4
पहले हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 4 5, फिर उसके घटते क्रम में 5, 4 3 2 1। यहां तक तो लिख लिया, लेकिन अंदर में कितना है 3, मतलब 3 का स्क्वायर से हमको मल्टीप्लीकेशन कर देना है। बस 3 का स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर। सिंपल है ना। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में इससे भी थोड़ा ज़्यादा ट्रिकली हम समझेंगे गुणनखंड के लिए। ठीक है।